हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस पेपर एनटीपीसी का एनालिसिस देखेंगे जो ओरिजिनल पेपर से कराया जा रहा है और इसी तरीक़ा से सेशन में लगातार बने रहिएगा। आगे भी हम ग्रुप डी और एनटीपीसी का मेंस और पीटी इसका देखेंगे, एलपी का, उसका भी हम कंटिन्यू सेशन लाते रहेंगे जो ओरिजिनल पेपर से है। ओरिजिनल पेपर का ही हम इस चैनल पर ज़्यादा एनालिसिस अभी करवा रहे हैं और उससे आपका एक अनुमान लगेगा कि किस पेपर से कितना क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ठीक है, तरीक़ा से आगे भी इस सेशन कंटिन्यू रहेगा। जिनको जिनको पीडीएफ की आवश्यकता होती है इस सेशन से, तो इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप सीधे टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। और पहले आप ओरिजिनल पेपर ही लगाइए जो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या लोको पायलट हो या जेई हो। उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि मैथ का कितना लेवल है, जीए का कितना लेवल है और साइंस का कितना लेवल है। तो ओरिजिनल पेपर लगा के ही आप आगे मॉक टेस्ट का तैयारी करिए। और इसी तरीक़ा पर इसी चैनल से हम बता देते हैं कि एनपीएस स्टडी सेंटर में इसी चैनल पर सुबह सुबह करेंट अफेयर भी मंथली चल रहा है। आज उसका मैराथन है 100 क्वेश्चन का, उसमें सिर्फ करेंट ही कराएंगे। और इसी तरीक़ा से फिर मंडे ट्यूसडे मंथली चलेगा, जिसमें जनवरी फरवरी हम करवा दिए हैं। इसी तरीक़ा से अपना तैयारी बरकरार रखिए और इस चैनल से जुड़िए, शेयर भी करिए इस चैनल को और सब्सक्राइब भी करिए। जो भी अपडेट आते रहेगा वो देते रहेंगे। और इस चैनल पर रेलवे हो या एसएससी हो, एसएससी का भी प्रीवियस पेपर ओरिजिनल कराया जा रहा है, उसको भी आप जो एसएससी का तैयारी करते हैं उसको देख सकते हैं। और जो रेलवे के करते हैं वो रेलवे का तो ओरिजिनल पेपर करवा रहे हैं और पीडीएफ भी टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डलवा देंगे, वहाँ से टेलीग्राम पर जाइए और पीडीएफ देख ले लीजिएगा। चाहे तो एसएससी का हो या रेलवे का हो, पीडीएफ आपको क्लास जो करवाएंगे उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो आगेगा बोला गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई होता है वेबर। अगर हम बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स का, तो ये मानते हैं कि नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हुआ, नॉर्थ और साउथ। और यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलता है, यही चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को जो देख रहे हैं, इस समूह बनेगा, इसी को हम कहते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? तो इसी को हम कहते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स का एसआई मात्रक बोलेगा तो वेबर होता है, फ्लक्स का एसआई मात्रक होगा वेबर। अगर हम बात करते हैं फेराडे का, तो इसमें फेराडे देखिए कि फेराडे ने दिया था रासायनिक प्रभाव भी दिया था। फेराडे ने 2 दिया था, एक दिया था रासायनिक प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की भी खोज यही किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की भी खोज किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के कौन किए थे? तो फेराडे ने किए थे। रासायनिक प्रभाव कौन दिए थे? तो फेराडे ने दिए थे। अगर हम पास्कल का बात करिएगा तो पास्कल हाइड्रोलिक जो काम करता है वो काम करता है किस पर? तो पास्कल के सिद्धांत पर ही हाइड्रोलिक काम करता है। अगर इसमें कुछ एसआई मात्रक का अगर बात करते हैं तो कुछ एसआई मात्रक लिख लीजिएगा, जिसमें पूछते रहता है और कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा करता है। जैसे प्रदीप्ति का पूछ लेता है, प्रदीप्ति का अगर बात करते हैं तो प्रदीप्ति का होता है लक्स होता है। और इसी तरीक़ा से एक पूछता है प्रदीप्ति पुंज का, प्रदीप्ति पुंज का पूछता है। प्रदीप्ति पुंज का जो पूछता है वो प्रदीप्ति पुंज का होता है ल्यूमेन। प्रदीप्ति पुंज का क्या होता है? तो ल्यूमेन होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है कि प्रदीप्ति और प्रदीप्ति पुंज क्या है। तो प्रदीप्ति का लक्स होता है एसआई मात्रक और प्रदीप्ति पुंज का होता है जो ल्यूमेन होता है। उसी तरीक़ा से ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का अगर बात करिएगा तो वो होता है कैंडेला। क्या होता है? तो कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया, प्रदीप्ति का लक्स हो गया और प्रदीप्ति पुंज बोलेगा तो उसका ल्यूमेन होता है। प्रदीप्ति पुंज बोलेगा तो ल्यूमेन होता है। तो इसका एस जो राइट आंसर होगा वो होगा चुंबकीय फ्लक्स। फेराडे ने ही बताया था कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ या धारा जनरेट होगा। कौन बताया था? तो फेराडे ने बताया था। तो फेराडे का नियम याद रखिएगा, ये रासायनिक प्रभाव भी दिया था और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के भी सिद्धांत दिया था। कौन? तो फेराडे दिया था। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे।
अगले प्रश्न में बोला है कि भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। भागवत गीता, अगर हम भागवत गीता का बात करते हैं कि भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था, तो चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का सर्वप्रथम अनुवाद किया था अंग्रेजी में। अगर हम बात करते हैं कि भागवत गीता और महाभारत, तो भागवत गीता और महाभारत दोनों का रचयिता थे, वो थे वेद व्यास इनका रचयिता थे। तो पूछेगा कि भागवत गीता और महाभारत के रचयिता कौन थे, तो वेद व्यास थे। भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे कौन, तो चार्ल्स विल्किंस ने किए थे। कौन किए थे, तो चार्ल्स विल्किंस ने किए थे। अगर यही बात करते हैं रामायण का, तो रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि। रामायण का रचयिता थे वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन हो गए, वाल्मीकि हो गए। उसी तरीका से पूछ लेता है कि बताइए राष्ट्रीय गीत का जन गण मन का रचयिता कौन था, तो जन गण मन का रचयिता अगर पूछ लेगा तो उसका मारिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको फर्स्ट बार नोबेल प्राइज जो दिया गया था एशिया में या भारत में पहली इंसान को मिला था, 1913 में मिला था। और मिला था किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर हम यही बात करते हैं वंदे मातरम का, तो वंदे मातरम के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, तो वंदे मातरम का लिख लीजिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये इसका आंसर जो होगा कि भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न में हम चलेंगे। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला है कि लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था। तो अगर लखनऊ में 1857 का बात करिएगा तो लखनऊ का नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल। कौन किए थे, तो बेगम हजरत महल किए थे। और 1857 की क्रांति का जो गवर्नर था उस समय भारतीय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और अगर हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति होने के पीछे रीजन क्या है, तो आपको पता है कि बंगाल में एक पड़ता है बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इस विद्रोह का नींव डालती किया था, जो बेसफील्ड राइफल की जगह पर बेसफील्ड राइफल की जगह पर आया था इनफील्ड राइफल। और इनफील्ड राइफल का खासियत क्या था कि गाय और सुअर की चर्बी भरकर और इनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जा रहा था। इसके कारण जब पता चला मंगल पांडे को, तो आग बबूला होके लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दिए। लेफ्टिनेंट बाज, अगर हम बात करते हैं मंगल पांडे का, तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दिए, जिस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। अब इसी तरीक़ा से 1857 का विद्रोह आगे बढ़ता चल गया। जब अब समय आया 10 मई 1857 को 20 नेटिव इन्फेंट्री से जो मेरठ से स्टार्ट हुआ। 10 मई 1857 को 20 नेटिव इन्फेंट्री से मेरठ से स्टार्ट हुआ। कहाँ से, तो मेरठ से विद्रोह स्टार्ट हुआ। और इसमें संदेश जो दिया जा रहा था वो कमल और रोटी का दिया जा रहा था। कमल और रोटी का संदेश दिया जा रहा था। तो पूछेगा कि बताइए कि इसका संदेश क्या था, तो कमल और रोटी था। यह स्टार्ट हुआ था मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री को 10 मई 1857 का स्टार्ट हुआ। 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ। जिसमें बात करिएगा तो दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहे थे वो दिल्ली से वो कर रहे थे बहादुर शाह। कौन कर रहे थे, तो बहादुर शाह जफर कर रहे थे। अगर वही बात करते हैं बरेली से, तो बरेली से कर रहे थे खान बहादुर खान कर रहे थे। उसी तरीके से हम बात करते हैं कानपुर से, तो कानपुर से जो बात कर रहे थे कानपुर से कर रहे थे नाना साहेब।
नाना साहेब नेतृत्व कर रहे थे। फिर झांसी से देखिएगा तो झांसी से लक्ष्मीबाई कर रही थी, झांसी से लक्ष्मीबाई, इसी को नाम पड़ा है मन्नूबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मन्नूबाई भी बोलते हैं। अच्छा, इलाहाबाद से अगर बात करिएगा तो इलाहाबाद से कर रहे थे लियाकत अली, इलाहाबाद से कर रहे थे कौन? तो लियाकत अली, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से कर रहे थे कौन? तो लियाकत अली, लियाकत अली कर रहे थे इलाहाबाद से। जगदीशपुर से कर रहे थे वीर कुंवर सिंह कर रहे थे कहाँ से? तो जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। अगर तात्या टोपे का बात करिएगा तो तात्या टोपे कर रहे थे ग्वालियर से। कहाँ से कर रहे थे? तो ग्वालियर से तात्या टोपे कर रहे थे, ग्वालियर से कौन कर रहे थे? तो तात्या टोपे कर रहे थे। तो क्या बताएं? दिल्ली से कर रहे थे बहादुर शाह, बरेली से कर रहे थे खान बहादुर खान, कानपुर से कर रहे थे नाना साहेब, झांसी से कर रहे थे लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम क्या था? मन्नूबाई, इलाहाबाद से कर रहे थे लियाकत अली, और कुंवर सिंह कर रहे थे जगदीशपुर से, और तात्या टोपे कर रहे थे ग्वालियर से। और अगर पटना का बात करिएगा तो पटना से नेतृत्व कर रहे थे पीर अली, पटना से कौन कर रहे थे? तो पीर अली कर रहे थे। तो बता दिए लखनऊ का 1857 का विद्रोह कौन कर रहे थे? तो बेगम हजरत महल कर रहे थे। अगले प्रश्न में हम चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का बात करेंगे। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होना चाहिए, 6 वर्ष या 65। अगर हम बात करते हैं कि मानते हैं कि अगर जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुने जाते हैं, अगर उनका मानते हैं वर्तमान में 60 ईयर पर चुनेंगे, ठीक है, तो अगर 6 साल उसमें जोड़िएगा तो 66 साल हो जाएगा। तो 66 साल तो 1 साल तो एक्स्ट्रा हो गया। इसलिए बताया जाता है कि चाहे तो 6 साल अगर आपको एज अगर बच रहा है तो 6 साल कार्य करिए, और नहीं तो फिर 65 पर आपको मतलब कि इस्तीफा या इस्तीफा देना पड़ेगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अगर भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त का बात करते हैं तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो आर्टिकल दिया है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वो दिया है 324 में। किस में दिया है? तो 324 में दिया है। और इसमें जो गठन हुआ था भारत मुख्य चुनाव आयुक्त का, वो हुआ था 25 जनवरी 1950 का गठन हुआ था, 25 जनवरी 1950 का गठन हुआ था। और पहला जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन थे पहला। अगर वर्तमान में अगर बात करिएगा तो वर्तमान में राजीव कुमार है। वर्तमान में अगर बात करिएगा तो वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार हुआ। वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है। अगर हम बात करते हैं इसी में, तो इसमें अपना त्याग पत्र कौन देते हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है जो त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को, और हटाने के लिए महाभियोग का उपयोग होता है। जिस तरीका से मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने के लिए महाभियोग, राष्ट्रपति का हटाने के लिए महाभियोग, उसी तरीका से इनको भी हटाने के लिए महाभियोग का प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में समझे होंगे। इसमें पूछा है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल ऑप्शन नंबर 3 होगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, कोई भी पहले पूरा हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, सुएज नहर वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा सुएज नहर का, तो सुएज नहर वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहाँ? तो मिस्र में पड़ता है। कहाँ? तो मिस्र के लिए वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर सुएज नहर का बात करिएगा तो सुएज नहर जो है, सुएज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम करता है, लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। उसी तरीके से हम बोलेंगे कि बताइए कि मैक्सिको और क्यूबा को कौन जोड़ता है? मैक्सिको प्लस क्यूबा को कौन जोड़ता है? तो मैक्सिको और क्यूबा को जो जोड़ने का काम करता है वो करता है यूकाटन जल संधि, यूकाटन करता है। उसी तरीके से बोलेंगे आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर का अगर बात करिएगा तो ये जोड़ता है बेरिंग जल संधि जोड़ता है, बेरिंग
जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो ये बताइए, पूछा सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वो कहाँ, तो मिस्र में हो गया। ये बताइए सुएज नहर जोड़ता है किसको, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। उसी तरीके से यूकाटन का बात करेंगे तो मैक्सिको से क्यूबा को जोड़ता है। और अगर बेरिंग जल संधि का बात करिएगा तो आर्कटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि क्रायोजेनिक इंजन के ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो क्रायोजेनिक ईंधन में जो हम प्रयोग करते हैं वो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। अगर हम क्रायोजेनिक का बात करते हैं तो क्रायोजेनिक जो निम्न ताप को बताता है, निम्न ताप को बताता है कौन, क्रायोजेनिक से मापते हैं। निम्न ताप को मापते हैं क्रायोजेनिक से। लेकिन अगर उच्च ताप का अगर पूछ देगा कि उच्च ताप किससे मापते हैं, तो उच्च ताप को हम मापते हैं किसे, तो पायरोमीटर से। किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर से मापते हैं। तो उच्च ताप के लिए पायरोमीटर हो गया और निम्न ताप के लिए क्रायोजेनिक का प्रयोग करते हैं। और क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में करते हैं तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का हम उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा बोला है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। अगर भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय का बात करिएगा कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो वो है कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है, तो कोलकाता में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज को फॉर्मेटिंग नुकसान से बचाता है। बोला है कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मानते हैं कि ये वायरस है जो दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान भी पहुंचाता है और साथ साथ में एडिट करने की अनुमति भी नहीं देता है। तो फॉर्मेटिंग को भी नुकसान पहुंचाया और साथ साथ में एडिटिंग का भी ऑप्शन नहीं देता है, अनुमति देता है, तो होता मैक्रो वायरस होता है। कौन सा होता है, तो मैक्रो वायरस होता है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर का जनक, तो कंप्यूटर का जनक कहते हैं किसको, तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। चार्ल्स बेबेज को हम किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। कंप्यूटर वायरस दस्तावेज को फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है, तो माइक्रो वायरस हो गया। कौन सा हो गया, तो माइक्रो वायरस हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न का अगर हम बात करते हैं तो अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि चार्ल्स वुड्स के आदेश पर संबंध बताइए। तो वुड्स का मतलब वुड डिस्पैच क्या है, तो वुड डिस्पैच। अगर हम वुड डिस्पैच का बात करते हैं, वुड डिस्पैच का अगर हम बात करते हैं डिस्पैच का, तो वुड डिस्पैच जो भेजा था चार्ल्स वुड ने भेजा था। किसने भेजा था, तो चार्ल्स वुड ने भेजा था। नाम था उसको चार्ल्स वुड्स ने भेजा था। चार्ल्स वुड्स ने किसको भेजा था, तो भेजा था डलहौजी को, जो भारत का गवर्नर था, उस समय गवर्नर जनरल था। किसको भेजा था, तो डलहौजी को भेजा था। और डलहौजी ने इसे 1854 में भेजा था। 1854 में भेजा और डलहौजी ने 1854 में इसको लागू भी कर दिया। भारत में 1854 में वुड डिस्पैच को लागू कर दिया। अगर पूछेगा कि वुड डिस्पैच किससे संबंध है, तो शिक्षा से संबंधित है। किससे, शिक्षा से संबंधित है। इसलिए वुड डिस्पैच को हम कहते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको, तो वुड डिस्पैच को। लाया था कौन, डलहौजी। भेजा था कौन, तो चार्ल्स वुड ने भेजा था। कब, 1854 में। और 1854 में ही डलहौजी ने इसको क्या कर दिया, तो लागू कर दिया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया, अगर इस प्रश्न का बात करते हैं तो इसमें बोला कि विच एमोंग द फ्लोइंग इज ए सेप्रोफाइटिक फंगस।
सेप्रोफाइटिक फंगस। तो सेप्रोफाइटिक फंगस जो होता है, सेप्रोफाइटिक फंगस जो हुआ, उस सेप्रोफाइटिक फंगस को कहते हैं किसको? तो पेंसिलियम के कहते हैं। किसको? तो पेंसिलियम को सेप्रोफाइटिक फंगस कहते हैं। और पेंसिलियम को जो खोज किया था वो किया था एलेक्जेंडर ने। किसने किया था? तो एलेक्जेंडर ने किया था, एलेक्जेंडर ने खोज किया था। तो बोलेगा पेंसिलियम की खोज कौन किया है? तो एलेक्जेंडर ने किया था। ये इसको हम साइप्रोफाइटिक फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सेप्रोफाइटिक फंगस कहते हैं। अगर कास्कुटा का बात करेगा तो एक परजीवी है। किसका है? तो परजीवी है अमरबेला का, परजीवी है। परजीवी किसका है? तो अमरबेला का है, अमरबेला का परजीवी है। अमरबेला का परजीवी मतलब अमरबेला पर ये आश्रित रहता है। तो परजीवी कौन होता है? कास्कुटा। कौन होता है? तो कास्कुटा परजीवी है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक एबी किसके बराबर होता है? एक ईबी किसके बराबर होता है? तो वो होता है 1024 पीबी के बराबर, 1024 पीबी के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं कि 1024 केबी किसके बराबर होता है? तो 1 एमबी के बराबर होता है। अगर उसी तरीके से अगर बात करेंगे कि 1024 एमबी किसके बराबर होता है? तो वो 1 जीबी के बराबर होता है। अगर 1024 जीबी का अगर बात करिएगा तो वो होता है 1 टीबी के बराबर। और 1024 पीबी किसके बराबर होता है? तो वो होता है 1 ईबी का बराबर। ये सारा जो लिखा है वो लिख लीजिएगा। ये इतने से क्वेश्चन पूछते रहता है कि बताइए केबी को टीबी में कितना बोलते हैं, या एमबी को जीबी में कितना बोलते हैं, या जीबी को टीबी में कितना बोलते हैं, या पीबी को ईबी में कितना बोलते हैं। तो 1 ईबी बराबर होता है 1024 पीबी। 1 ईबी बराबर 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है, और 1024 पीबी बराबर 1 ईबी होता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है, देखिएगा, बोला यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? कहाँ से संबंधित थे? तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। बोला है यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो वो थे बुतरस घाली। कौन थे? तो बुतरस घाली थे। कौन? तो बुतरस घाली थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित रखते थे। अगर हम यूएनए का बात करिए तो यूएनए का देखिएगा कि यूएनए का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनए का गठन हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि इसमें मेंबर कितना है, तो इसमें मेंबर 193 है। अगर हम बात करते हैं कि इसका संस्थापक का, तो इसके संस्थापक जो अस्थाई देख लेते पहले। तो ये बताइए इसका अस्थाई सदस्य कितने हैं? तो अस्थाई सदस्य हो गया 5, अस्थाई सदस्य हो गया 5। जरा में बात करेंगे कि यूके है, यूएसए है, फिर देखेंगे तो रसिया है, रसिया के बाद चाइना है, रसिया के बाद चीन है, और चीन के बाद एक लास्ट में होता है फ्रांस है। कौन है? तो फ्रांस। तो इसका 5 अस्थाई अध्यक्ष हो गया। अगर अस्थाई का बात करिएगा तो इसका अस्थाई सदस्य जो हो गया वो अस्थाई सदस्य कितने हैं? तो 10 है। कितने? तो 10। और इनका कार्यकाल होता है 2 ईयर्स का। कितना के लिए होता है? तो 2 साल का इनका कार्यकाल होता है, 2 साल का इनका कार्यकाल होता है। अगर इसमें भाषा का बात करिएगा, भाषा, तो भाषा कितना है? तो 6 भाषा है। कितने? तो 6 भाषा है, जिसमें आपको हम बोल देते हैं कि अरबी है, चीनी है, चीनी के बाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी के बाद हम बात करेंगे फ्रांसीसी हो गया, फ्रांसीसी के बाद हो गया रूसी हो गया, और रूसी के बाद हो गया स्पेनिश हो गया। 2 4 6, इसमें 6 भाषा है, 6 भाषा है। अरबी हुआ, चीनी हुआ, इंग्लिश हुआ, फ्रांसीसी हुआ, रूसी हुआ और स्पेनिश हुआ। तो बताइए कि भाषा हुआ 6, अस्थाई सदस्य होते 10 जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है, अस्थाई होते 5। कौन कौन? तो यूके हो गया, यूएस हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया और फ्रांस हो गया। अगर हम बात करते हैं कि इसमें मेंबर 193 हैं, इनका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और अगर हम यूएनए का बात करेंगे तो यूएनए में 6 अंग है। कितने अंग है? तो 6 अंग यूएनए में है। तो यूएनए में का बात किए तो 6 अंग हो गया। इसका राइट आंसर होगा बुतरस घाली, जो ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है? वो कौन सी 3 नदियों में से एक नहीं है?
एक नहीं है जिनका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कौन सा? तो देखिए उत्तर क्षेत्र में कौन पड़ता है? तो सिंधु पड़ता है उत्तर क्षेत्र में। फिर उसी तरीक़ा से गंगा भी पड़ता है, ब्रह्मपुत्र भी पड़ता है, कि गोदावरी है जो दक्षिणी क्षेत्र का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो गोदावरी हो जाएगा। बोला है कि कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो उत्तर भारत के निर्माण के लिए उत्तरदायी हो गया सिंधु का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। अगर हम बात करते हैं गोदावरी नदी का, बात करते हैं किसका? तो गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो निकलता है नासिक के त्रियंबक के पठार से निकलता है। नासिक के त्रियंबक के पहाड़ से निकलता है जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। वही अगर हम ब्रह्मपुत्र का बात करते हैं तो निकलता है तिब्बत से। कहाँ से? तो तिब्बत से निकलता है, और ये तिब्बत से निकलता है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए असम में माजुली द्वीप का निर्माण भी करता है। तो माजुली द्वीप किस पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है माजुली द्वीप। अगर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, तो बांग्लादेश में इनको किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना से जाना जाता है। अगर गंगा का बात करते हैं तो गंगा निकलती कहाँ से? गंगोत्री से। कहाँ से? तो गंगोत्री से निकलती है, और ये भी कहाँ जाती है? तो बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा को वहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। किससे? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर सिंधु का बात करेगा तो सिंधु निकलता कहाँ से है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलता है। और मानसरोवर सिंधु समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था। 1960 में किसके? तो पाक मतलब पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था, जिसमें बोला गया था कि पाकिस्तान इसका 80% यूज करेगा और भारत इसका 20% पानी यूज करेगा। तो इसका राइट आंसर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो गया गोदावरी। कौन सा हो गया? तो गोदावरी। यही कुछ प्रश्न देख लीजिएगा जो शॉर्ट में पूछ लेता है, जिसे पूछ लेगा कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी होता है अमरकंटक से। कहाँ से? तो अमरकंटक से निकलता है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि बताइए कि कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? कावेरी, तो कावेरी जो निकलता है वो निकलता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलता है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ? तो कर्नाटका में पड़ता है। अगर हम कृष्णा का बात करेंगे कि कृष्णा कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा नदी जो निकलती है वो महाबलेश्वर के पहाड़ से निकलता है। महाबलेश्वर के पहाड़ से निकलता है। जो महाबलेश्वर ये कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में देखेंगे। इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नीअलसंड में स्थित भारत के पहला अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? बोला है नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नीअलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री नाम है। क्या नाम है? तो हिमाद्री नाम है। बोला गया है किसमें? कि आर्कटिक अनुसंधान बेस नीअलसंड में स्थित भारत के पहला अनुसंधान केंद्र जो है उसका नाम है हिमाद्री। कहाँ पड़ता है? तो नॉर्वे में पड़ता है। किस जगह पर पड़ता है? तो बेस नीअलसंड में स्थित है। अगर हम दक्षिण गंगोत्री का बात करते हैं तो आपको पता है कि दक्षिण गंगोत्री जो है भारत का पहला स्टेशन है। कहाँ? आर्कटिक महाद्वीप में। कहाँ है? तो आर्कटिक महाद्वीप में आर्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है। कौन सा? तो दक्षिण गंगोत्री है। कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो आर्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है। अगर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस के नीअलसंड में स्थित भारत का पहला अनुसंधान कौन हो गया? तो हिमाद्री हो गया। आर्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन कौन सा हो गया? तो दक्षिण गंगोत्री हो गया। अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि राष्ट्रीय कवि राम सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अगर राम सिंह दिनकर का अगर बात करिएगा तो रचना था उर्वशी। क्या था? तो उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
किसके लिए? तो उर्वशी के लिए। बोला राष्ट्रीय कवि राम सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। किनके लिए था? तो उर्वशी के लिए। अगर हम राम सिंह दिनकर का बात करते हैं तो राम सिंह दिनकर ने ही लिखा था कुरुक्षेत्र भी, राम सिंह दिनकर का भी है कुरुक्षेत्र। संस्कृति का 4 अध्याय भी राम सिंह दिनकर का ही है, और रश्मि रथी भी इनका ही है, रश्मि रथी भी इनका ही है। लेकिन आपसे यहाँ प्रश्न में बोला है कि बताइए कि किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला था? तो ज्ञानपीठ का जो अवार्ड मिला था इनको मिला था उर्वशी के लिए। किनके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। अगले प्रश्न में देखेंगे, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी की मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो पता है कि काली मिट्टी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ जो काली मिट्टी किसके लिए तो उपजाऊ है? तो कपास के लिए। किसके लिए उपजाऊ है? तो कपास के लिए। तो पूछेगा कि बताइए कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा है? तो काली मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा है। अगर काली मिट्टी की अगर बात करते हैं तो काली मिट्टी को ही हम कहते हैं रेंगूर मिट्टी। कौन सा मिट्टी बोलते हैं? तो रेंगूर मिट्टी बोलते हैं। किसको? तो काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी, रेंगूर मिट्टी भी बोलते हैं। रेंगूर मिट्टी किसको बोलते हैं? तो रेंगूर भी मिट्टी बोलते हैं काली मिट्टी को। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी बोलते हैं। रेंगूर मिट्टी पाया जाता है सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में। किस मतलब की फसल के लिए? तो कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है किसमें? तो काली मिट्टी में उत्पादन अच्छा होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, 39 में बोला है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में है? तो वो है गोवा में। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो वो है गोवा में। किस में है? तो गोवा